मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर विकास दवे का जीवन कई रूपों में आदर्श है। हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर और एमफिल करने के पश्चात आपने बाल पत्रकारिता में पीएचडी की है। संघ के एक अनुशासित विद्यार्थी के रूप में आपने कई उपलब्धियां हासिल की हैं और लगातार नए कीर्तिमान रच रहे हैं। पिछले 26 वर्षों से देवपुत्र के संपादक रहते हुए बाल साहित्य सहित आपकी कई पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। श्री विकास दवे को प्राप्त सम्मानों की सूची लंबी है, लेकिन कुछ ऐसे सम्मान हैं जिनका जिक्र करना जरूरी है। बाल साहित्य प्रेरक सम्मान, अखिल भारतीय साहित्य परिषद नई दिल्ली सम्मान, राष्ट्रीय पत्रकारिता कल्याण न्यास सम्मान, विश्व हिंदी सम्मान, स्वर्गीय शिवमंगल सिंह सुमन स्मृति अलंकरण, श्री कन्हैया लाल बाल नंदन स्मृति बाल साहित्य सम्मान। सही मायनों में विकास दवे समाज के ऐसे नायकों में शामिल हैं जो बिना किसी दिखावे और प्रदर्शन के अपने हिस्से का काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। जब इस सोच को लेकर, इस आक्रोश को लेकर, इस आग को लेकर कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो वो किसी एक जगह को प्राप्त करता है, वो सफल हो जाता है, वो नायकत्व को प्राप्त कर लेता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इस नायकत्व को प्राप्त करने से पहले उसकी यात्रा क्या थी? क्या हमेशा सफल रहा? क्या हमेशा उसे सहयोग मिलता रहा? होता ऐसा नहीं है। कई असफलताएं, कई तरह की निराशाएं होती हैं और उन्हीं को जीत कर जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो वो एक नायक के रूप में सामने आता है। इस वक्त मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी के निदेशक विकास दवे जी हमारे साथ में हैं और वो भी इस समाज के लिए एक बड़ा चेहरा है। लोग उन्हें एक नायक के रूप में देखते हैं। लेकिन आज हम उनसे बात करेंगे कि इस नायकत्व को प्राप्त करने के लिए किस तरह की यात्रा उन्हें करनी पड़ी, किस तरह की समस्याएं आई, किस तरह की सफलताएं और असफलताएं आई। विकास जी, ये बहुत सीधे तौर पर हम आपसे बात करें अगर तो जिस पद पर आप हैं, जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, जिस सफलता के साथ में आप आगे बढ़ रहे हैं, लोग आपको जानते हैं, समझते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये आसानी से मिल गया? कैसे हुआ है? पंकज जी, निश्चित बात है कि मैं ऐसा मानता हूं कि आप जो प्रश्न मुझसे कर रहे हैं, अगर मैं साक्षात्कार लेता तो संभवतः ये प्रश्न आपसे भी कर सकता था। और निश्चित तौर पर पत्रकारिता के जगत में आपने भी जो स्थान बनाया, तो हम सब लोग इस बात को बड़ी भली भांति जानते हैं कि सफलता के कोई शॉर्टकट तो नहीं होते। निश्चित रूप से संघर्ष का एक लंबा इतिहास होता है, तब जाकर के व्यक्ति सफलता के शिखर पर पहुंचता है। सामान्यतया मैं चूंकि बाल साहित्य और बच्चों के क्षेत्र में लगभग 3 दशक से काम करता रहा, तो बच्चों के बीच में जब उनको कोई प्रेरक व्याख्यान के लिए जाना होता था तो मैं एक बात कहा करता था, और बहुप्रचलित बात है, मैंने कही, ऐसा कोई नई बात नहीं है, कि सफलता जो है वो पिरामिड की तरह होती है। ऊपर सबसे कम स्थान है, नीचे पर्याप्त स्थान है। असफलता जिसको हम कहते हैं, संघर्ष का काल जिसको हम कहते हैं, वहां पर स्थान बहुत है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से उस स्थान पर कोई प्रतियोगिता नहीं है, कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है। लेकिन अगर आप एक बार सफल हुए तो वहां पर आप अकेले हैं, ये आपको सोचकर घबराहट होती है और आपको लगता है कि कई लोग हैं जो इस स्थान तक आने के लिए छटपटा रहे हैं। और इसलिए आपको यह ठीक ढंग से पता होता है कि अंततः शिखर पर पहुंचने के बाद व्यक्ति को नीचे की ओर तो लौटना ही, बस करना ये होता है व्यक्ति को कि आज जो सफलता है उससे बोराए नहीं और कहीं अहंकार उसको छुए नहीं। और इसलिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता रहता हूँ कि आज जहां पर भी हूँ उन संघर्षों के दिनों को भूलूं नहीं, और चाहता हूं कि उस प्रकार की परिस्थितियों में दोबारा जाएंगे तो कभी अवसाद नहीं होगा। ऐसा पता नहीं क्यों मुझे लगता है, क्योंकि थोड़ा सा मन आध्यात्मिक प्रकार का भी है, पारिवारिक परिदृश्य भी वैसा ही रहा, तो इसलिए मुझे लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति को यह ध्यान रखना चाहिए कि सफलता के शिखर से जब लौटें तो अवसादग्रस्त तो क्यों होना। हमने जो सफलता का स्वर्णिम समय भोगा है उसकी मधुर स्मृतियों में भी शेष जीवन में बहुत अच्छे सकारात्मक काम किए जा सकते। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन किसी भी व्यक्ति का जो इतिहास होता है उसे देखा जाए, उसका परिवार बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देता है। पारिवारिक रूप से जो व्यक्ति संस्कारित होता है, परिवार से जो संस्कार मिलते हैं वही आगे जाते हैं। तो अगर हम आपसे बात करें तो क्या आपका बचपन की अगर हम लौटें कि किस तरह का बचपन रहा, कहाँ रहे आप, शिक्षा दीक्षा क्या थी,
क्योंकि वहां से हम जान पाएंगे शायद कि आपकी ठीक यात्रा बात है, कैसे ठीक शुरू बात हुई। है। यात्रा वास्तव में आमतौर पर पहले जब हम लोग चूंकि साहित्य के विद्यार्थी हैं तो जीवन परिचय पढ़ना ये जी हाँ, शौक होता है कि जी सफल लोगों के, बड़े लोगों के जीवन परिचय पढ़ते हैं। जी हाँ, मैं इस प्रश्न का उत्तर यह मान करके बिल्कुल नहीं दे रहा हूं कि मैं सफल व्यक्ति हूं जी या जी बड़ा व्यक्ति हूं, मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूं। जी, लेकिन सामान्यतया इस प्रकार की परिस्थितियां प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आती आती है। है। मैं एक बहुत छोटे से स्थान का रहने वाला हूँ, जी रतलाम जिले में एक छोटा सा स्थान आलोट हुआ करता है। जी वहाँ का मेरा जन्म है। और जन्म के बाद पूरा अध्ययन हुआ तो आप बिल्कुल तय मान करके चलें कि इसमें कोई काल्पनिक बात या कोई बड़ा चढ़ा कर नहीं कह रहा। जी लेकिन मैं अपना बस्ता लेकर जब जाता था तो अपने सरकारी स्कूल में टाट पट्टियां नहीं थी और इसलिए मैं बिछाने का थैला भी साथ लेकर लेके के जाते जाता थे। था। जी और मैंने कभी किसी प्राइवेट संस्थान में पढ़ाई नहीं की। जी, मैं पूरा जीवन भर सरकारी स्कूल सरकारी में स्कूल में। पढ़ा और सरकारी कॉलेज में मैंने अध्ययन किया। तो ये जो क्रम चला ये लगभग बाल्यकाल का वैसा ही था। लेकिन एक बात जो मुझे आज सोच करके बड़ा अच्छा लगता है जी वो ये कि उतने छोटे से स्थान पर एक बहुत अच्छा समृद्ध वाचनालय हुआ करता था। जी और जैन समाज के एक बहुत वयोवृद्ध वैद्य थे, उनके यहाँ पर एक ट्रस्ट संचालित करता था उसको। जी और उस युग में मैंने उतने छोटे से स्थान पर वैश्विक बाल साहित्य की पुस्तकों को पढ़ा, पढ़ा आपने। बाल्यकाल में पढ़ लिया। जी आज जबकि मैं आज भी एक पीएचडी का मौखिकी संपन्न करा करके आ रहा हूँ, अभी हमारे जी यहाँ पर जो शोध केंद्र है उससे। जी आज मैं सोचता हूँ कि ईश्वर इस व्यवस्था को बनाता है। जी, मेरे मन में बाल साहित्य को लेकर के एक अनुराग का बीज जो उस उस दरमियान बाल्यकाल हुआ, में पैदा हुआ। बोया गया, जी हाँ, वो समाज ने ही बोया था। जी हाँ, और साथ में आपने जैसा कहा कि पारिवारिक पृष्ठभूमि तो मायने रखती है। जी पिताजी भी बहुत स्वाध्यायी थे, खूब लिखने पढ़ने का अभ्यास माताजी का भी रहा। और बाद में चूंकि बेटा भी पत्रकारिता के क्षेत्र में, जी तो एक हाँ, प्रकार से परिवार का वातावरण जी हाँ, पढ़ने लिखने का रहा जी हाँ, और उसका ही लाभ सामान्यतः मुझे मिला। ये जरूर कहना चाहूंगा कि जिन लोगों को, युवाओं को, बच्चों को कभी कभी ऐसा लगता है कि हम जो अध्ययन करते हैं उसी क्षेत्र में आगे बढ़कर के हमको वृत्ति प्राप्त करना है, जी कैरियर बनाने की दृष्टि जी से हाँ, वो सोचते हैं कि अगर जी मुझे हाँ, प्रबंधन में जाना है तो पढ़ाई प्रबंधन की जी करना है। बिल्कुल। लेकिन वो बच्चे भूल जाते हैं कि एक वैश्विक सर्वेक्षण में ये बताया गया है जी कि लगभग विश्व के 80% लोग वृत्ति की दृष्टि से, कैरियर की दृष्टि से उस काम को नहीं करते हैं जिस काम का उन्होंने अध्ययन किया। अच्छा। और इसलिए मुझे भी कई बार आश्चर्य लगता है कि मैं गणित का विद्यार्थी था, हायर मैथमेटिक्स पढ़ रहा था। वहां से चल करके मैंने इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किया और बाद में जाकर के फिर मैंने स्नातकोत्तर की पढ़ाई जो है जी वह साहित्य की, फिर बाद में एमफिल किया, पीएचडी किया। जी, तो कहने का तात्पर्य ये कि इस विषय को लेकर के भी कभी मन में भ्रम नहीं होना बिल्कुल चाहिए अच्छी हम बात लोगों को आपने कही। कि जी हाँ, हमने पढ़ाई की और उस दूसरे तरह की क्षेत्र में हम चले क्षेत्र में गए। जा रहे हैं हम। लेकिन ईश्वर कहीं ना कहीं कोई व्यवस्था और ऐसी मुझे लगता बनाता है कि है। जो आप कह रहे हैं और जो मैं अपने आप को महसूस भी करता हूँ, तो जी जो हम शिक्षा दीक्षा जो हमारी होती है बचपन की प्राथमिक शिक्षा, वो शायद कहीं जाके करियर के रूप में भी कन्वर्ट हो जाती है। बिल्कुल ठीक वहीं लोग बात हम है, डाइवर्ट हो बिल्कुल ठीक जाते हैं। बात है। अभिरुचियां दरअसल अभिरुचियाँ। व्यक्ति की जो हम लोग चूंकि भारतीय दर्शन को मानने वाले लोग हैं जी तो हाँ, ये हमको पता है जी कि हमारा एक प्रारब्ध है। जी हाँ, और उसको हो सकता है कि ओम शांति ओम में शाहरुख खान जब कहता है तो जी युवा हाँ, लोग ज्यादा ठीक से समझते हैं बिल्कुल सही कि है। पूरी कायनात आपका सहयोग करने जी लगती है। हाँ, लेकिन ये सच है कि प्रकृति आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए तत्पर है। जी आपको केवल नदी में जैसे एक तीव्र प्रवाह की नदी में तैरने वाला व्यक्ति रहता है और वो जी प्रवाह की दिशा में अपने आप को छोड़ देता है जी तो वो और अधिक तेज गति से तैरता है। जी जी तो जीवन के प्रवाह में अपने आप को छोड़ देना चाहिए, जी, लेकिन बस अपने शौक जितने हैं, यह बात अच्छी कही आपने। चाहे वह चित्रकला हो, जी हाँ, साहित्य जी हाँ, हो, जी हाँ, गायन हो। जी आप स्वयं बहुत अच्छे कवि हैं तो जी इसलिए आपको भी पता है कि अपने सारे कामों के साथ जी यदि हम अपने शौक को समय देते हैं तो जीवन के लक्ष्य को प्राप्ति में ये शौक हमारा बड़ा सहयोग मुझे करता लगता है आपसे ये बात करते हुए एक बात हम दर्शकों तक जरूर पहुंचाना है। जी चाहेंगे कि यदि आप शौक पर काम करते हैं, यदि आप अपनी अभिरुचि पर काम करते हैं, तो सफलता के जो मायने हैं या सफलता के स्कोप ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं भी शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश किया मैंने जी और शिक्षक रहा, फिर प्राचार्य हो गया था। जी और विद्यालयीन शिक्षा से मैं चल करके पत्रकारिता की ओर आया जी हाँ, और पत्रकारिता में काम करते करते बहुत जल्दी फिर संपादक भी हो गया। जी तो अब मैं जब अपने पिछले 25 वर्ष के कार्यकाल को देखता हूँ, पत्रकारिता के अपने जीवन को देखता हूँ, तो मुझे खुद आश्चर्य होता है कि मैं कैसे कहाँ से चलते हुए पत्रकारिता के जी जी क्षेत्र में आ गया। जी लेकिन वही बात है जिस पर हम अभी सहमत हुए कि जी हम अपने शौक को अगर स्थान देते रहें जीवन में तो स्वाभाविक रूप से हम उसी दिशा में बढ़ना प्रारंभ कर जी देते जी। हैं। आप हमने आपको आपका जिक्र किया कि आप मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी के निदेशक के पद पर काम कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले की यात्रा भी हम चाहेंगे कि दर्शकों से आप बात करें कि वो कौन सी पत्रिका थी
जो आप जिस सालों से आप काम कर रहे हैं, और वो आप ही के मुख से सुनेंगे तो शायद जी लोगों जी। को अच्छा लगेगा। देवपुत्र नाम से बच्चों की एक पत्रिका का प्रकाशन होता है, जी और मैं लगभग 1992 से उस पत्रिका से जुड़ गया था। जी और मेरा सौभाग्य रहा कि पत्रकारिता के हम सब लोग जिनको पितृ पुरुष कहते हैं, स्वदेश में संपादक रहे कृष्ण कुमार जी अष्टाना, जी उनके साथ मुझे पत्रकारिता सीखने का अवसर मिला। जी और उस पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए एक बात मैंने अनुभव की कि जिस मूल्य आधारित पत्रकारिता की बात हम पत्रकारिता को सैद्धांतिक रूप से पढ़ते हुए करते हैं, जी उस बात का मूर्त रूप हमको ऐसे लोगों में दिखाई देता है। दिखाई देता माणिक है। चंद जी वाजपेयी हुए, जी राहुल बारपुते जी हुए, नरेश मेहता जी हैं, और जी उसी श्रृंखला में कृष्ण कुमार जी अष्टाना का भी नाम है। जी तो उनके साथ रह करके मैंने इस बात को अनुभव किया कि आज नई पीढ़ी के बच्चे पत्रकारिता को जितना ग्लैमराइज्ड करके अनुभव करते हैं, और उनको जी लगता है कि वहां जाने के बाद हम सब लोग एक लाइमलाइट में आएंगे, जी हमारा चेहरा जो है वो समाज में ला- चिर परिचित चेहरा बन जाएगा। जी लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पत्रकारिता में जिसको मुझे कभी कभी दुख भी होता है, उसको हाशिए की पत्रकारिता शब्द प्रयोग किया जी जाता जी है, जी जी लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यह विशिष्ट पत्रकारिता है। जी हाँ, बाल पत्रकारिता है, स्वास्थ्य पत्रकारिता है, वेब पत्रकारिता है। तो इन क्षेत्रों में काम करने वाले इन सब लोगों के साथ मुझे जो अनुभव इतने लंबे समय में हुए, मेरे लिए बड़े अनूठे रहे। जी और मुझे लगता है कि पत्रकारिता संभवतः मेरा एक पैशन है, जी मन में बिल्कुल रचा पचा है, धमनियों में पत्रकारिता दौड़ती है ऐसा जी लगता है। जी जी और इसीलिए साहित्य अकादमी में आप जो कह रहे थे प्रारंभ में, ऐसा कुछ है कि नहीं मुझे नहीं पता, साहित्य जगत उसका आकलन करेगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि वहां पर जो कुछ भी मैं हटकर कर पा रहा हूँ, जी हाँ, वो अपनी इस पत्रकारिता की स्किल के उसके कारण कारण कर कर पा पा रहा रहे हूँ। हैं। आप हम जिस ढंग से जी हाँ एक छोटे छोटे समाचार को खोजते हैं समाज जी के बीच में जा करके, आज मैं वही साहित्य के क्षेत्र में कर रहा हूँ। जी ग्रामीण क्षेत्र के पृष्ठभूमि के साहित्यकारों को आगे लाना, युवाओं को प्रोत्साहन दे करके लाना, जी खोज खोज करके युवा रचनाकारों की पुस्तकों का प्रकाशन करना। तो ये सारे काम करते समय मुझे लगता है कि मेरे भीतर का वो जो पत्रकार है, वही मुझे बहुत सहयोग कर बहुत रहा अच्छी है। बात कह रहे हैं आप। शिक्षा दीक्षा की हमने बातचीत की, जी हमने बातचीत की कि हम अपनी अभिरुचि पर काम करें तो हम ज़्यादा सफल जल्दी हो सकते हैं। जी लेकिन क्या आपको ये भी लगता है कि इस यात्रा के दरमियान अच्छे लोगों का मिलना, सिद्धांतवादी लोगों का मिलना भी अपने आप में एक बड़ा योगदान देता है? आपने सही अष्टाना जी बात। की बात कही, तो ये लोग जो थे, ये आपको मिले, क्या आपको लगता है कि ये भी आपका सौभाग्य था कि ये लोग आपके साथ में रहे, इनसे आपने सीखा और आप आगे बढ़े? ये नहीं मिलते तो शायद उस जगह नहीं पहुंच पाते। बिल्कुल ठीक बात है। और इस यात्रा को मैं इससे थोड़ा और पीछे से जोड़ना चाहता जी हूँ, जी क्योंकि हम सब जानते हैं कि अष्टाना जी कहें या माणिक चंद जी वाजपेयी मामा जी जी कहें, ये सब लोग मूलतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से जी कार्यरत रहे अपने अपने जी क्षेत्रों में। और मैं भी संघ के संपर्क में बिल्कुल बाल्यकाल से आ गया था। जी पिताजी संभवतः मुझे जो बताया था पिताजी ने कि मैं शायद 3.5-4 वर्ष का था, तब पहली बार वो मुझे शाखा लेकर के गए थे। और तब से संघ के विचार के संपर्क में आया, जी और लगातार मुझे ऐसा लगा कि यह विचार जो राष्ट्रीय चेतना से उत्प्रोत विचार है, जी इस विचार को पालन करने वाले समाज के जितने लोग हैं, जी वो सामान्यतया तुलनात्मक रूप से अन्य सामाजिक संगठन कहें या पत्रकारिता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, जी मैंने इस बात को बहुत गहराई से अनुभव किया कि संघ के विचार से अनुप्राणित जितने लोग हैं, वो तुलनात्मक रूप से कुछ अधिक ईमानदार हैं अपने ईमानदार है। काम के जी हाँ प्रति। जी हाँ और इस कारण से मुझे ऐसा लगा कि इस विचार के साथ साथ चलना चाहिए। जी और जितने अच्छे लोगों से मैं मिला, जी उन सब लोगों से मेरा मिलना, उसके मूल में संघ का संघ विचार का है। विचार। और इसलिए संघ के उस विचार को मैं बार बार इसीलिए प्रणाम करना जी चाहता हाँ हूँ जी हाँ। कि यदि मैं उस विचार के नहीं संपर्क होता। में नहीं होता तो हाँ शायद ये सब लोग नहीं मिलते। जी 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 और आप आश्चर्य करेंगे कि इस प्रकार के लोग संघ के दैनंदिन जीवन में आपके आसपास लगातार बहुत बड़ी संख्या में तादाद घूमते में रहते हैं। हैं, जो अपने आप को छुपा कर रखते जी हैं, हाँ जी हाँ। नेपथ्य में आपको रखते पता ही हैं, नहीं है। और बड़े बड़े काम संपन्न करते हैं। जी 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 तो ये बड़े आश्चर्य का विषय होता है हम जी। सब लोगों के तो लिए कई बार। आपसे बातचीत करते लग रहा है कि अगर संघ जो है वो सिद्धांत देता है, संघ जो जी है वो जी एक कल्चर देता है, ये एक बड़ा फैक्टर रहा आपके जीवन में। जी। जी जीवन जीने की पद्धति पद्धति मानता है, हूं मैं आर्ट ऑफ उसको लिविंग की वास्तव तरह में। काम हाँ करती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कि व्यक्ति सामान्यतया कैसा सोचता है कि वो मैं अपनी पत्नी के प्रति ईमानदार रहूं, जी मैं अपने बच्चों के प्रति ईमानदार रहूं, जी हाँ जी हाँ मैं अपने माता पिता के प्रति दायित्व निर्वहन के लिए ईमानदार रहूं। जी इससे ऊपर चल करके जी
आप देखेंगे कि सामान्यतः समाज के प्रति मेरे दायित्वों का निर्वाह करने के लिए जी। भी मैं ईमानदार रहूं, जी। राष्ट्र के प्रति मेरे दायित्वों के निर्वाह के लिए मैं ईमानदार रहूं, ये चीजें सामान्यतः कम देखने को मिलती है। व्यक्ति स्वाभाविक है, मनुष्य का स्वभाव होता है, हम लगातार दैनंदिन जीवन में अपने निजी स्वार्थों के में इतने दबे रहते हैं कि हमको लगता है कि यही सबसे महत्वपूर्ण है। जी जी इन सब निजी उपलब्धियों को परे रख करके जी जो देश और समाज के लिए चिंतन करते हैं, जी ऐसे लोगों का साथ तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा बहुत है। अच्छा है। और सब लोगों को ऐसा साथ जी। मिलना हाँ, चाहिए। आपने अभिरुचि की बात की, आपने इस तरह के लोगों की बातचीत की, आपने शिक्षा दीक्षा की हमने बातचीत की, लेकिन क्या आपको लगा कि आपकी अपनी भी एक ताकत थी? क्योंकि जब व्यक्ति के अंदर प्रश्न नहीं होते हैं तो उसको उत्तर मिलते भी नहीं हैं। ठीक बात है। आपकी अपनी क्या ताकत थी? आपको क्या लगता है कि आप किस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ, आपके अंदर ये क्वालिटी थी, ये गुण था, इसलिए शायद आप उन चीज़ों को ग्राह्य कर पाए? ये बात तो ठीक है। सामान्यतया सफलता में दोनों पक्ष बराबरी से काम करते जी हैं। हाँ। आसपास का आपका वातावरण और परिवेश आपको कैसा मिला है, जी। ये जितना अर्थ रखता है, जी। उतना ही अर्थ आपकी आंतरिक आपकी प्रतिभाएं भी आंतरिक रखती प्रतिभा है। रहती मुझे भी लगता है कि साहित्य में मेरी जो अभिरुचि थी, जी मेरा जो लेखन था, मेरा जो स्वाध्याय था, आज भी मैं चाहे जितना व्यस्त रहूं, जी लेकिन लिखने पढ़ने से, स्वाध्याय से अपने आप को दूर नहीं करता। जी जी और इसलिए सामान्यतः साहित्य समाज में मेरा जितना संपर्क है, जी वो इसी कारण से बड़ा है कि लोगों को सुनना, लोगों को पढ़ना, ये लगातार चलता रहता है। तो आंतरिक प्रतिभा तो काम करती है। जी यानी मैं जिस देवपुत्र पत्रिका का संपादक बाद में बना, उस पत्रिका में लिखने का काम मैं उससे पहले से करता रहा, जब मैं शिक्षक था। जी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जिस पत्रिका में लिखने के लिए लालायित रहता था, उस पत्रिका में मुझे काम करने का अवसर मिल रहा है। तो ये बड़े अच्छे संयोग मेरे साथ जुटे। और अपने अंदर जो शक्ति है, वो शक्ति तो वास्तव में मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है वो हमारी शक्ति नहीं है, वो तो ईश्वर की दी हुई है, ईश्वर प्रदत्त शक्ति है। और उसके लिए तो ईश्वर को ही धन्यवाद देना चाहिए, इसमें हमारी कोई भूमिका बिल्कुल नहीं है। कई बार देखिए ये भी होता है, ऐसा तो नहीं होता है कि सफलताएं हमेशा मिलती रहती हैं, अच्छा होता रहता है। कई बार जीवन में अवसाद भी पैदा होता है। आपके जीवन का ऐसा कोई क्षण आपको याद हो जब आप में निराशा का भाव पैदा हुआ हो, और कभी असफलता भी निश्चित रूप से हुई होगी? क्या ऐसा कोई मौका था जब आपको लगा कि आप कमजोर पड़ रहे हो? क्या कोई ऐसा अवसर आया? सच कहूं तो हम लोग जिस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व इस समय कर रहे हैं, और जब हम देखते हैं ना कि नई पीढ़ी के बच्चे बोर्ड परीक्षा तो छोड़िए, 7वीं या 6ठी के रिजल्ट पर प्रभावित हो जाते हैं। अपने इंदौर में एक बिटिया ने आत्महत्या की 7वीं कक्षा की 6 माही परीक्षा के परिणाम पर। तो मुझे आश्चर्य लगता है कि असफलताएं तो हम लोगों को बचपन से मिल रही थी। इन्हें आप आश्चर्य करेंगे कि मैं सौभाग्यशाली इस दृष्टि से रहा कि 8वीं बोर्ड की परीक्षा में मैं जिले में प्रथम स्थान पर था, और मुझे उस समय स्कॉलरशिप मिली थी 250 रुपए साल की। तो मुझे बड़ा आनंद आया। लेकिन मैंने जिसको हम कहते हैं कि सप्लीमेंट्री परीक्षा, उसका आनंद भी खूब लिया। मैंने ग्रेस मार्क्स का आनंद उस जमाने में मिला करते थे, आज मिलते हैं कि पता नहीं, उसका आनंद लिया। और फेल होने का, अनुत्तीर्ण होने का आनंद भी मैंने लिया। तो वो पारिवारिक परिस्थितियां रही होगी, कुछ मुझसे बड़े भैया का अनायास कैंसर का रोगी हो जाना, और ये, लेकिन उसके बाद भी मुझे यही आश्चर्य होता है कि कभी भी अवसादग्रस्त नहीं हुआ। इन असफलताओं ने कभी न तो अवसाद दिया, कभी निराशा आई, और बाद के समय में भी ऐसा कभी अनुभव नहीं किया। और बच्चों के बीच में जाना मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण कारक है। मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि लोग कई बार कहते हैं कि आप लगातार ऊर्जा से भरे रहते हैं, काम करते हैं। मैं उनको कहता हूं कि मनुष्य का शरीर, दिमाग, दिल, ये सब मोबाइल जैसा है, ये डिस्चार्ज होता रहता है। लेकिन आपके पास अगर एक पावर चार्जर है, और मेरे पास वो पावर चार्जर है बच्चे, और केवल मेरे 2 बच्चे हैं ऐसा नहीं, वो समाज के जितने बच्चे हैं उन सब के बीच में मैं जाता हूँ, और पूरा चार्ज होकर के और फिर अपने काम पर लौट आता हूँ। तो कई बार ये भी होता है, आपको लगता है कि हम लोग ये कहते हुए पाए जाते हैं कि आप तय कीजिए, बच्चों से कहते हैं हम कि आप तय कीजिए, आप डेस्टिनेशन तय कीजिए, आप गोल तय कीजिए। क्या आपने कोई गोल तय किया था कि आज मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी के निदेशक बन जाएंगे? क्योंकि ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो पेरेंट्स देख रहे हैं वो अक्सर ये कहते हुए पाए जाते हैं कि साहब जब गोल नहीं है तो आप नहीं कहीं पहुंच पाएंगे। क्या ये सच है? तो कितना सच है? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सब मनुष्य के भ्रम में जीने के प्रकार हैं। वास्तव में लक्ष्य कोई क्या तय करेगा? पुराने प्रसंगों पर भी अगर हम ध्यान दें तो ध्यान में आता है कि जिन गांधी जी के जीवन चरित्र को दिखा करके हम लोगों को सच्चरित्र होना सिखाते हैं, सत्य के प्रति आग्रही होना सिखाते हैं, उन्हीं गांधी जी की संतानें पथभ्रष्ट हुई। ऐसे कई महापुरुषों को आप देखेंगे कि जो स्वयं उदात्त चरित्र के रहे, लेकिन संतानें
तो अगर ऐसा होता कि व्यक्ति लक्ष्य की ओर स्वयं जा सकता जी। तो फिर सभी लोग अच्छे हो जाते, लेकिन ऐसा होता नहीं है सामान्यतः। मैंने भी कभी जीवन में जीवन में क्या, मैंने तो सच बताऊं कि जिस दिन मुझे मनोनयन का पत्र प्राप्त हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से वो पत्र निकला और राज्यपाल जी की जब सहमति हुई उस पर, तो उसकी सूचना भी प्रेस क्लब से आप जैसे हमारे पत्रकार मित्रों ने फोन करके दी, मुझे बिल्कुल पता नहीं था। तो जब एक क्षण पहले तक पता नहीं था तो फिर जीवन में गोल कहाँ से तय करते। और मैं सच बताऊं कि ये सत्य बात है कि साहित्य क्षेत्र में अकादमी एक ऐसा स्थान है, साहित्य अकादमी कहें, वो एक ऐसा स्थान है शासन का कि उसके कार्यक्रमों में बुलाए जाने पर, एक कार्यक्रम में अगर मैं व्याख्यान देने के लिए गया तो मैं अपने जीवन परिचय में उसको जोड़ लूंगा कि मुझे अकादमी के कार्यक्रम में बुलाया गया। अकादमी के निदेशक, पूर्ववर्ती निदेशक जो रहे, उनके हस्ताक्षर से जो मुझे पत्र मिला, मेरी एक पुस्तक का प्रकाशन हुआ था, तो मुझे आज आश्चर्य होता है कि मैं उस एक पत्र को फाइल में आज तक संभाले हुए हूँ। और आज ईश्वर ने मुझे अवसर दिया है कि मैं ऐसे सैकड़ों पत्र लगातार निकाल रहा हूँ, हस्ताक्षरित कर रहा हूँ। तो ये सब ईश्वर करता है और ईश्वरीय व्यवस्था पर मुझे लगता है कि हमको पूर्ण विश्वासी होना चाहिए। अच्छी बात कही आपने। जो आप लगभग 2 साल से आपने इस पद को ग्रहण किया है और जिस ढंग से आप काम कर रहे हैं वो तो कहने की आवश्यकता नहीं, वो सब देख रहे हैं हम, जिस गति से आप काम कर रहे हैं साहित्य को लेकर, पूरे मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं। लेकिन भविष्य को लेकर आपकी योजना क्या है? मैं बात कर रहा हूं कि आपका जीवन का लक्ष्य आपने क्या तय किया है, आप कहां पहुंचना चाहते हैं? अभी चूंकि पिछले प्रश्न के उत्तर में मैं इस बात का विरोध कर चुका हूं कि जीवन में और सच बात तो ये है कि मुझे आज पता नहीं है। मैं इस समय देवपुत्र में हूं और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कलाम साहब बच्चों को प्रेरणा देते हुए कहा करते थे कि मैं जब तक राष्ट्रपति भवन में हूँ तब तक राष्ट्रपति हूँ, जिस दिन मेरा अंतिम कार्य दिवस रहेगा मैं झोला लेकर के फिर कॉलेज में जाऊंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा। तो मुझे लगता है कि बच्चों के बीच तो मुझे फिर से जाना है और जीवन के अंतिम क्षण तक बच्चों के बीच में रहना है। इसलिए जीवन का लक्ष्य ये है कि बच्चों के बीच रहना है। अब उसमें काम का प्रकार क्या रहेगा ये ईश्वर तय करेंगे और इसलिए बच्चों के बीच में काम करना है लगातार। वो चूंकि मैंने इतने वर्षों में बच्चों के मन को पढ़ा है, बच्चों के मानस को पढ़ने का प्रयास किया है, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किया है, बाल साहित्य पर शोध कार्य स्वयं संपन्न किए हैं, संपन्न करवाए हैं शोध केंद्र के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि मुझे इसी क्षेत्र में काम करना चाहिए, ये मन बना करके रखा है। बच्चों के लिए कोई एक मैसेज, क्योंकि आपका होना यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है और आप जो बोलेंगे बहुत महत्वपूर्ण होगा, बच्चों के लिए आपका कोई संदेश देना चाहें आप? बच्चों से मैं एक बात जरूर आग्रह करना चाहूंगा, चूंकि मैं अब साहित्य अकादमी में भी हूं और बाल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए मैंने अनुभव किया है और हम सब अभिभावक के नाते अनुभव करते हैं कि बच्चों ने इन दिनों लिखना पढ़ना छोड़ दिया है। मैं बच्चों से आग्रह करूंगा कि आप अब अपनी आंखों को आंखों की जगह लगा लें। अंगूठों पर आ गई है बच्चों की आंखें इन दिनों। तो ये जो 2.5 बाय 3 इंच की स्क्रीन पर बच्चों के अंगूठे दौड़ रहे हैं, इसको थोड़ा सीमित कर लें और थोड़ा लिखने पढ़ने की तरफ ध्यान देना प्रारंभ करें। मुझे लगता है कि अगर बच्चे जिस दिन स्वाध्यायी हो जाएंगे, आप तय मान करके चलिए कि उनके जीवन के लक्ष्य प्राप्ति में ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारक सिद्ध होगा। और केवल उनके लिए नहीं, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि अगली पीढ़ी के लिए भी। मेरे दोनों बच्चों को मैं अनुभव करता हूँ, मैं चूंकि स्वाध्यायी था इसलिए मेरे दोनों बच्चों में भी पढ़ने लिखने का गुण आया और वो आज पत्रकारिता के क्षेत्र में बेटा भी जो कुछ काम कर रहा है, तो मुझे लगता है कि वो गुण उसको संभवतः रक्त संस्कार के रूप में प्राप्त हुआ। तो इसलिए बच्चों को आज से विचार करना चाहिए कि वो लिखने पढ़ने की ओर ध्यान देना प्रारंभ करें। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आप हैं विकास जी, और आपसे बातचीत करते हुए जो महत्वपूर्ण बात हमें समझ में आई है कि हर व्यक्ति को अपने बच्चों को स्वाध्याय होने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उन्हें पढ़ना लिखना सिखाना चाहिए, क्योंकि यही एक गुण ऐसा है जो उनके व्यक्तित्व का विकास करता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई डेस्टिनेशन तय करें, आप ये तय करें कि आपको यहाँ जाना है। ज़रूरी ये है कि आप वर्तमान व्यवस्थित रखें, आप पढ़ते लिखते रहें, अच्छे संस्कार रखें, तो आप एक बहुत बड़े पद पर पहुँचते हैं। स्वयं विकास जी इसके एक बड़े उदाहरण हमारे सामने हैं। आप देखते रहिए साधना।